हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद रफात खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ओके, टुडेज टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टॉपिक्स बाय द स्टूडेंट्स। मतलब ये जो टॉपिक है आज का, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड आती रही है आपकी तरफ से, यानी कि स्टूडेंट्स की तरफ से, कमेंट्स के अंदर भी, पर्सनल मैसेजेस के ऊपर भी। तो ये है कि सोचा कि चलो आज इस टॉपिक को सिलेक्ट करके आज इस टॉपिक को तमाम कर दिया जाए, मतलब इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं अपने लेक्चर को। एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। मतलब ये जो लाइट है, लाइट की नेचर क्या है। अब इस क्वेश्चन के जवाब ढूंढने के पीछे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज बना डाली, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए, सिर्फ ये बताने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट की नेचर क्या होती है। कुछ मैं आपको बताता हूं। जैसे कि 17वीं सेंचुरी के अंदर हमारे पास बड़े फेमस हमारे साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन का मानना यह था, उनकी अपनी थ्योरी जिसको हम जानते हैं कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से। इस थ्योरी में न्यूटन ये कहते हैं कि जो लाइट है ना, लाइट कंसिस्ट करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को न्यूटन ने कॉर्पसेस कहा। ठीक है, इसका मतलब न्यूटन का जो बिलीव था वो लाइट की कौन सी वाली नेचर पर था, पार्टिकल नेचर। यानी कि जब भी लाइट ट्रेवल करती है, कोई भी लाइट हो, किसी भी सोर्स से आ रही हो, भले वो आपके मोबाइल की टॉर्च लाइट हो, भले वो आपके रूम में लगे हुए कोई ट्यूबलाइट की लाइट हो, या कोई सेवर हो, या कार की हेडलाइट्स हो, या सन से आने वाली लाइट हो, कोई सी भी दुनिया की लाइट हो, कोई सी भी यूनिवर्स की लाइट हो, न्यूटन का मानना यह था कि लाइट रखती है, कंसिस्ट ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को न्यूटन ने कहा कॉर्पसेल्स। इसका मतलब न्यूटन का बिलीव किस चीज पर हो गया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर। फिर आगे जाकर एक साइंटिस्ट आए बड़े फेमस, उनका नाम था क्रिस्टन हाइगन। क्रिस्टन हाइगन ने कहा नहीं, लाइट पार्टिकल नेचर नहीं है। जब लाइट ट्रेवल करती है तो लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो हाइगन का जो बिलीव था वो लाइट की पार्टिकल नेचर पर नहीं था, बल्कि वो लाइट की वेव नेचर पर था। अब दो परसेप्शंस हमारे सामने आ गए। कुछ साइंटिस्ट या कुछ लोग बिलीव करने लग गए कि लाइट की नेचर पार्टिकल नेचर है, यानी कि लाइट पार्टिकल्स की नेचर में होती है, पार्टिकल नेचर रखती है। और कुछ लोग और साइंटिस्ट ये बिलीव करने लग गए कि जो लाइट है वो वेव नेचर है। अच्छा, फिर हमारे पास 1801 में, यानी कि 1801 के अंदर फिजिक्स का एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और कंडक्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था थॉमस यंग। जी बिल्कुल, ये जो इस टॉपिक के नाम के शुरू में जो यंग लिखा हुआ है, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो थॉमस यंग ने 1801 में 1801 के अंदर इस हिस्ट्री का पहला डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना, बोलना नहीं, करके दिखाना, एक्सपेरिमेंट की बताना। तो पहला डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जिसके अंदर यंग ने लाइट की इंटरफेरेंस को शो किया सक्सेसफुली। लाइट की इंटरफेरेंस। अच्छा, इंटरफेरेंस का टॉपिक पर्सनली मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड नहीं किया। फ्यूचर में मैं जो है वो इंटरफेरेंस को, और इंटरफेरेंस से पहले जाहिर सी बात है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है तो उसी के अंदर टॉपिक्स आ जाते हैं। एक आ जाता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, एक आ जाता है बीट्स, और एक आ जाता है स्टेशनरी वेव्स। तो ये चीजें मैं अपलोड करूंगा, लेकिन फिर भी ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने इस टॉपिक को पहले सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इंटरफेरेंस, इस एक्सपेरिमेंट में थॉमस यंग ने फर्स्ट टाइम लाइट की इंटरफेरेंस को शो किया, बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये बात आप गौर से सुनिएगा। हम किसको कैसे बताएं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है या पार्टिकल नेचर रखती है। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, इन चीजों को आपने याद रखना है, तो आप बता सकेंगे कि कब लाइट वेव नेचर रखेगी और कब लाइट पार्टिकल नेचर रखेगी। सुनिएगा, हमारे पास कुछ फिनोमेना होते हैं, जैसा कि एक होता है इंटरफेरेंस, ठीक है, एक होता है डाइफ्रैक्शन, एक होता है पोलराइजेशन, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ फिनोमेना होते हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट, या जैसे कि
पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, एंड सो ऑन। ये कुछ फिनोमेना है, कुछ मैंने इस वाले कॉलम में लिखे और कुछ मैंने इस वाले कॉलम में लिखे। याद रखिएगा, हम जब भी इन टॉपिक्स की बात करेंगे, हम जब भी इन फिनोमेना की बात करेंगे, तो अगर आप लाइट की इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, अगर आप लाइट की डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अगर आप लाइट की पोलराइजेशन पढ़ेंगे, तो इन फिनोमेना के अंदर लाइट हमेशा बिहेव करती है एज वेव। यानी कि अगर आप लाइट की वेव नेचर को देखेंगे, तो लाइट की वेव नेचर के अंदर आपको ये वाले फिनोमेना नजर आएंगे। इसी तरीके से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, कॉम्पटन इफेक्ट हो, पेयर प्रोडक्शन हो, इन फिनोमेना के अंदर हमारे पास लाइट की पार्टिकल नेचर प्रूफ होती है। तो अगर आप लाइट की वेव नेचर को प्रूव करना चाहें, या लाइट की वेव नेचर प्रूफ किन फिनोमेना से होती है, तो ये रहे वो फिनोमेना इन ऑर्डर टू प्रूव व्हाट, द वेव नेचर ऑफ लाइट। या अगर आप प्रूव करना चाहें या देखना चाहें कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है या नहीं, तो ये वाले जो फिनोमेना है, ये वाले जो प्रोसेस हैं, ये हमें दिखाते हैं लाइट की पार्टिकल नेचर। तो दीज आर फॉर वेव नेचर, wave nature of light, and these are for particle nature of light, particle nature of light। इसमें आसान सा बात है, मतलब आप लाइट की इंटरफेरेंस करते हुए कभी भी लाइट की पार्टिकल नेचर को नहीं बता सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहें, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप कभी भी लाइट की वेव नेचर पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इन चीजों से हमें पता चलेगा कि कब लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है और कब लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है। अब देखें, इस वाले एक्सपेरिमेंट में थॉमस यंग ने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया लाइट के इंटरफेरेंस को। इसका मतलब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो गया लाइट की वेव नेचर के लिए, ठीक है। तो वे काम करते हैं, आगे चलते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, एंड दैट पॉइंट इज कि दिस एक्सपेरिमेंट shows the wave nature of light, wave nature of light, ठीक है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट है, ये शो करता है, ये इस बात का सबूत है कि जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है। और ये हमें कैसा पता चलेगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में आपको इंटरफेरेंस होता हुआ नजर आएगा, होता हुआ नजर आएगा। अभी हम आगे चलेंगे, मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया आपको, अभी तक मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पर हूँ। अभी हम डायग्राम जब बनाएंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटरफेरेंस होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट was conducted by an English physicist, English के साइंटिस्ट है ये, ब्रिटिश इंग्लिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग, ये इनका नाम था कंप्लीट। सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय एन इंग्लिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग इन 1801, 1801 में हुआ था ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं कि हम चलते हैं इस एक्सपेरिमेंट की डायग्राम की तरफ और ये समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम किस तरीके से समझ सकते हैं लाइट के इंटरफेरेंस को, ठीक है। तो इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें क्या क्या पैरामीटर्स थे या क्या क्या चीजें थी, मैं आपको बताता चलूं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, इसने यहाँ पर ली एक सोर्स ऑफ लाइट, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इसने एक ली सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें से लाइट वेव्स निकलेंगी और लाइट वेव्स जो चारों तरफ जाएंगी, तो हमें सिर्फ इन वाली लाइट वेव्स को डिस्कस करना है जो इस तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर है क्या, मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। लेकिन इस लाइट की कंडीशन है, ये लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब, मोनो मतलब सिंगल और क्रोमेटिक का मतलब होता है वेवलेंथ, यानी कि सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट, एक कलर वाली लाइट होनी चाहिए। मतलब अगर ब्लू है तो सिर्फ ब्लू होनी चाहिए, या तो सिर्फ रेड हो या सिर्फ वायलेट हो, ठीक है ना, सिंगल कलर वाली लाइट होनी चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अच्छा, इससे हुआ क्या, इससे लाइट वेव्स निकलेंगी लाइक दिस,
ठीक है। और ये लाइट वेव्स जाकर पहुंचेंगी एक ऑब्जेक्ट की तरफ, सामने एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे इस यंग ने यानी कि इस साइंटिस्ट ने दो स्लिट्स बनाई, लिखा हुआ ना डबल स्लिट। तो यहां पर जो डबल स्लिट है वो इस वजह से क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर काम ही दो स्लिट्स का है। स्लिट्स का मतलब कुछ भी नहीं होता, स्लिट्स का मतलब होता है होल। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है आपको। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करके रखा हुआ है और यहाँ पर लाइट सोर्स है। मतलब यहाँ से लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकलेगी और जाके इन दोनों स्लिट्स पर फॉल करेगी। ये स्लिट्स कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये वैसे प्रैक्टिकली मैंने आपको जो दिखाया है, ये एक तो इनकी जो विड्थ है, मतलब इन स्लिट्स की जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है आपको। दूसरी बात, इन स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी आपको ज्यादा नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाने के लिए बनाया है, लेकिन एक्चुअली ये जो स्लिट्स होती है ना, ये बहुत नैरो होती हैं। इनकी जो विड्थ होती है ना स्लिट की, ये जो ओपनिंग है, ये जो छेद है, इसकी जो विड्थ होती है ना, ये बहुत कम होती है। इस हद तक नैरो होती है कि इनकी जो ओपनिंग है, इनकी जो विड्थ है, ये करीब करीब लाइट की वेवलेंथ के बराबर होती है। और लाइट की वेवलेंथ ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁷ मीटर है ना, 10⁻⁻⁷ मीटर, यानी कि इनकी विड्थ इतनी कम होती है। और इसी तरीके से इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, ये स्लिट और ये स्लिट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल होता है और ये डिस्टेंस भी मिलीमीटर्स में होता है, मिलीमीटर्स के अंदर 10⁻⁻⁻3। लेकिन क्योंकि अब यहां पर मिलीमीटर बना के अगर आपको दिखाया जाएगा तो आप कैसे समझोगे बात को, तो इस डायग्राम को जूम करके दिखाया जाता है हमेशा। तो आप किसी भी बुक में पढ़ लो, दुनिया की किसी भी नोट्स में देख लो, बुक्स में देख लो, हमेशा डायग्राम आपको समझाने के लिए बड़ी बनाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा दो बातें, कि इन स्लिट्स का जो साइज है, स्लिट की जो विड्थ है, वो हमेशा लाइट की वेवलेंथ के करीब करीब होगी, ठीक है। और दूसरी बात, इन स्लिट्स के बीच में जो फासला है वो बहुत नैरो होता है, बहुत कम होता है। और कितना कम होता है? अबाउट मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स में होता है। अब देखो हुआ क्या, लाइट वेव्स आई। अच्छा, लाइट वेव्स आके फॉल हो रही है इस ऑब्जेक्ट पर जिस पर दो स्लिट्स हैं, और ऑब्वियस सी बात है ये जो लाइट वेव्स हैं ये डिवाइड हो जाएंगी। कुछ वेव्स यहां से निकलेंगी और कुछ वेव्स यहां से निकलेंगी। और वो कैसे निकलेंगी, ये देखें, ये स्लिट नंबर 1 से निकली हुई लाइट वेव्स और इसी तरीके से ये स्लिट नंबर 2 से निकली हुई लाइट वेव्स। अब देखें, इन दोनों स्लिट से निकली हुई रेज, निकली हुई वेव्स ट्रेवल करके जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। और इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि लाइट सोर्स सेम थी, फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई जा रही है। अब चलते हैं 2 मिनट में आपको इंटरफेरेंस बता देता हूं, क्योंकि इंटरफेरेंस मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो इंटरफेरेंस पहले मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। देखो, इंटरफेरेंस क्या होता है? ऐसी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल सेम हो और अगर वो ट्रेवल करती हुई जा रही हो सेम डायरेक्शन में, सेम फ्रीक्वेंसीज ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ऐसी दो वेव्स जब भी आपस में मिलेंगी, जब भी आपस में ओवरलैपिंग करेंगी, तो इससे बनता है इंटरफेरेंस। मतलब इस चीज को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? such two waves having same frequencies and traveling in same direction superpose, they superpose। यानी superpose का मतलब एक क्या होता है? लाइट वेव्स का आपस में मिल जाना, एक ही पॉइंट पे एक वक्त में पहुंचकर ओवरलैपिंग कर जाने को हम कहते हैं सुपरपोज होना। तो ऐसी सुपरपोजिशन में जिसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करके जा रहे हो, ऐसी सुपरपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम है और इन दोनों वेव्स की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की दोनों ऐसे राइटवर्ड जा रही हैं। और जब ये किसी भी पॉइंट पर आपस में मिलेंगी, ओवरलैप करेंगी, तो इस वाले पोर्शन में होगा इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस का आपको पता कहां चलेगा? ये रखी हुई स्क्रीन पर, ये स्क्रीन कहलाती है, मैं यहां पर लिख देता हूं स्क्रीन, या स्क्रीन। और इस स्क्रीन पर आपको पता है क्या मिलेगा? ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये हमारा कहलाता है सेंटर, सेंटर, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। हमें कुछ ये नजर आएगा, आप बोलेंगे सर क्या नजर आ रहा है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या नजर आ रहा है। देखें, कुछ को मैं कर देता हूँ, कुछ बॉक्सेस को मैं कर देता हूँ फिल, जैसे ये फिल हो गया और ये फिल हो गया। और ये आपकी तरफ से फिल नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे क्या लॉजिक है। ये फिल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये फिल हो गया, ठीक है। अब आप देखें, इधर लाइट का इंटरफेरेंस हुआ
और हमें दिखेगा कहां पर इंटरफेरेंस हुआ, इस स्क्रीन पर, रखी हुई स्क्रीन पर। अब आप देखिए इस स्क्रीन पर आपको क्या नजर आ रहा है, इस स्क्रीन पर आपको दो अलग अलग किस्म के बैंड्स नजर आ रहे हैं, या इसको यूं कहते हैं फ्रिंजेस नजर आ रही है। ठीक है, कैसे, कौन कौन सी किस्म की, एक ये रहा फ्रिंज, फिर एक ये रही फ्रिंज, फिर एक ये रही फ्रिंज। अब आप नोट करिएगा, जिन जगहों पर, जिन बॉक्सेस पर मैंने ब्लैक से कलर किया हुआ है, जैसे ये वाला कलर, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, याद रखिएगा जहां जहां मैंने कलर किया हुआ है ब्लैक मार्कर से, वो है डार्क फ्रिंज, यानी कि अंधेरा, डार्क फ्रिंज। और जहां जहां मैंने कलर नहीं किया, जैसे कि यहां पर ये, जैसे कि ये व्हाइट, जैसे कि ये व्हाइट, जैसे कि ये, जैसे कि ये, और जहां जहां मैंने कलर नहीं किया उसको हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। याद रखिएगा इंटरफेरेंस हमारे पास दो किस्म का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव यानी कि सुनने में ऐसा लग रहा है कंस्ट्रक्शन यानी कि बढ़ना, और डिस्ट्रक्टिव यानी कि सुनने में ऐसा लग रहा है डिस्ट्रॉय होना, खत्म होते जाना, खत्म की तरफ जाना। तो इंटरफेरेंस हमारे पास दो किस्म का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर लाइट वेव्स जब मिलती हैं तो उनके मिलने के बाद जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो लाइट की ब्राइटनेस है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे लाइट वेव्स का मिलना कि अगर उन लाइट वेव्स के मिलने के बाद आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ी हुई नजर आए तो ऐसी इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसका उल्टा कर दो, लाइट वेव्स का ऐसे मिलना, ऐसे ओवरलैप करना, ऐसे इंटरफेरेंस करना कि मिलने के बाद, ओवरलैप करने के बाद अगर वो दोनों लाइट वेव्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हो तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इस पूरी स्क्रीन पर दो किस्म के आपको फ्रिंजेस नजर आ रही है, ब्राइट, ब्राइट का मतलब होगा जहां पर लाइट पहुंची, और डार्क का मतलब होगा जहां पर लाइट नहीं पहुंची, अंधेरा है। डार्क का मतलब क्या समझेंगे आप, अंधेरा, वहां पर लाइट नहीं पहुंची। इसका मतलब इस पूरी स्क्रीन पर यहां पर आपको लाइट नजर आएगी, यहां पर आपको लाइट नजर नहीं आएगी, यहां पर आपको लाइट नजर आएगी, फिर लाइट नजर नहीं आएगी, फिर लाइट नजर आएगी। इसका मतलब इस पूरी स्क्रीन पर आपको फ्रिंजेस नजर आएंगी दो किस्म की, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। ब्राइट इसको कहते हैं अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, यानी कि आपको स्क्रीन पर नजर आती हैं। अच्छा, अब होता क्या है, देखिए मैं आपको पहले इसको लिख भी देता हूं कि उनको बोलते क्या है। ये जो ब्राइट फ्रिंज है, इस ब्राइट फ्रिंज को हम कहते हैं मैक्सिमा, मैक्सिमा। ये जो डार्क फ्रिंज है इसको हम कहते हैं मिनिमा। अगेन इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। अगेन इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमा। मिनिमा मतलब ये खत्म हो गई, यहां पर जहां लाइट नहीं पहुंची इसका मतलब वो मिनिमम हो गई, इंटेंसिटी खत्म हो गई बिल्कुल, ठीक है। तो इंटरफेरेंस दो किस्म का, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो जहां लाइट नहीं पहुंचेगी मैंने आपको बता दिया, वहां पर मैंने डार्क बना दिया। डार्क मतलब यहां पर लाइट नहीं है, नहीं है का मतलब क्या, मिनिमम इंटेंसिटी ना होने के बराबर। देन अगेन यहां पर लाइट है, जहां पर मैंने नहीं बनाया इसका मतलब वहां पर लाइट है, वो ब्राइटर स्पॉट है। तो अगेन यहां पर क्या है, मैक्सिमा। तो इधर भी लिख देते हैं मिनिमा, अगेन मैक्सिमा, मिनिमा और अगेन मैक्सिमा, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी। अच्छा देखिए, अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, बड़ी काम की बात। काम की बात ये होती है कि देखो, ऑब्जर्व करिएगा, अगर हमारे पास ये स्लिट्स हैं, 2 मिनट के लिए ऑब्जर्व करिएगा बात को। ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं, इनको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं S1 और एक को हम कहते हैं S2। मेरे पास यहाँ पर लाइट सोर्स हो, जैसे आप ऐसे देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पर लाइट सोर्स रखी हुई है और लाइट ऐसे जाके पड़ेगी, इस पर ऐसे जाके पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लाइट सोर्स रखूं और उसमें से लाइट जाके इन स्लिट्स पे पड़े, S1 S2 पे, तो होना क्या चाहिए, अगर लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में तो आपको पता है क्या हो, जहां ये स्लिट नहीं है ये पूरा पोर्शन लाइट को ब्लॉक करेगा, और ब्लॉक करने के बाद आपको इस पीछे बोर्ड पर सिर्फ उस जगह पर लाइट दिखनी चाहिए जिस जगह पर ये होल है, जिस जगह पर ये ओपनिंग है। कॉमन सेंस तो ये कहता है ना, सिंपल सी बात है, जहां पर होल होगा उसके पीछे लाइट पहुंच जाएगी, जहां पर होल नहीं होगा लाइट ब्लॉक हो जाएगी, वहां पर लाइट नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको जल्दी से बनाना चाहूं रफली तौर पर, जैसा कि ये पेपर है, मैंने ये बनाया इस तरीके से पेपर है, और ये दो स्लिट्स हैं, ये नहीं स्लिट्स, एक स्लिट ये रही और एक स्लिट ये रही। इसका मतलब इस पूरी जगह पर अंधेरा होना चाहिए, है ना, ऐसे अंधेरा होना चाहिए, और आपको सिर्फ लाइट कहां मिलनी चाहिए, जहां पर ये ओपनिंग है, ऐसे करके देखो। तो इसका मतलब ये होगा, अगर आप लाइट यहां से फॉल करें
तो आपको सिर्फ स्लिट्स की जगह पर लाइट नजर आए और बाकी हर जगह पर लाइट नजर नहीं आए, वहां पर है डार्कनेस। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता और ये इस बात का सबूत है कि लाइट स्ट्रेट फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती, लाइट बैंड होती है। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये एक्चुअल स्लिट्स होती, बहुत नैरो और बहुत करीब करीब, अगर ये एक्चुअल स्लिट्स होती, तो अगर आप इसके ऊपर लाइट को फॉल करते हैं ना, तो आपको ये पैटर्न नहीं दिखता, आपको कुछ यूं दिख रहा होता। ये देखिए, ये लाइट है, सॉरी ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आने होते हैं ऐसे, लाइक दिस, ये ऐसे नजर आ रही है, ठीक है। और अगर मैं कहना चाहूं तो जो मिडिल वाला होता है ना, मिडिल वाला वो हमेशा ब्राइट होता है। पूरी स्क्रीन का जो मिडिल वाला पोर्शन होगा, ये वाला, ये हमेशा ब्राइट होगा, हमेशा ब्राइट होगा। इसको ध्यान में रख लें, एमसीक्यूज भी आता है, ठीक है। द सेंट्रल फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज ब्राइट। नोट करना इस पॉइंट को, द सेंट्रल फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज ब्राइट, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको आगे बता दूं। जैसे लेट्स सपोज अगर सेंट्रल है, मुझे नहीं पता सेंट्रल है या नहीं है, लेकिन खैर यहां पर आपको डार्कनेस नजर आएगी, यहां पर ब्राइटनेस, फिर आपको डार्क नजर आएगी, ठीक है। ये ब्राइट है, देन ये डार्क, देन ये ब्राइट, देन ये डार्क। इसका मतलब ये सेंटर नहीं था, खैर आप इमेजिन कर लीजिएगा। तो इसका मतलब अगर ये एक्चुअल स्लिट्स होती, एक्चुअल पैरामीटर्स की स्लिट्स होती, इसके ऊपर मैं लाइट फॉल करता, तो आपको सिर्फ यहां पर स्लिट्स की जगह पे लाइट नहीं, बल्कि आपको ये पैटर्न नजर आता, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, यानी कि लाइट है, लाइट नहीं है, लाइट है, लाइट नहीं है। एंड दिस पैटर्न शोज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में दो ही चीजें होती हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसका मतलब जहां पर आपको लाइट मिली, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर लाइट नहीं मिली, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, और ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमें यहां पर इस स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से नजर आता है। ये बात समझ आइए आपको। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से निकली हुई लाइट दो स्लिट्स से डिवाइड होकर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए, जाते हुए आपस में ओवरलैप करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं, और इसके नतीजे में रखी हुई स्क्रीन पर आपको दो किस्म के फ्रिंजेस नजर आते हैं, या तो डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज। एंड द सेंट्रल फ्रिंज ऑन द स्क्रीन इज ऑलवेज ब्राइट। तो मैं कहूंगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लाइक दिस। तो इन पॉइंट्स में यहां पर लिख भी देता हूं, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट कि bright fringes on the screen are the result of constructive interference. यानी कि पूरी स्क्रीन पर आपको जहां जहां ब्राइट फ्रिंजेस नजर आ रहे हैं, वो ब्राइट फ्रिंजेस लाइट के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नतीजा है। यानी कि वहां पर लाइट कंस्ट्रक्टिवली मिली, मतलब जैसे ये लाइट यहां पर मिली होगी तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा तो लाइट मिल गई। अगेन यहां पर ये लाइट निकली हुई, यहां पर मिलती भी जा रही है, तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा तो यहां पर आपको लाइट मिली। तो ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन शोज व्हाट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगेन डार्क फ्रिंजेस, dark fringes are the result of destructive interference. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। मैक्सिमा का मतलब होता है ब्राइट फ्रिंज, और ब्राइट फ्रिंज किसका नतीजा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। मिनिमा का मतलब होता है डार्क फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज का मतलब क्या होता है? किसका नतीजा होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। डायग्राम और ये पॉइंट्स नोट करें, आगे चलते हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की स्कीमेटिक डायग्राम को डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं इसकी वेक्टर डायग्राम की तरफ, है ना। इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम क्या करेंगे, अब डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो कुछ क्या नाम है, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को ड्रॉ करेंगे, कुछ ट्रायंगल्स बनाएंगे, उसके बाद जाके हम डेरिवेशंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वही डायग्राम है, लेकिन इस बार
वेक्टर की फॉर्म में लिखी हुई है, एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखी हुई है। यहाँ पर हम डायग्राम्स कैसे बनाएंगे देखें, ये वही कंडीशन है जो मैंने अभी आपको पहले समझाई थी। ये वही दो स्लिट्स हैं, देखें ये फर्स्ट और ये सेकंड स्लिट, वही जिसको हमने कहा था ओपनिंग, खुला हुआ छेद। एक को हमने रिप्रेजेंट करना है S1 से और दूसरे वाले को हमने रिप्रेजेंट करना है S2 से। अच्छा, पैरामीटर्स की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा d से, स्मॉल d से, ठीक है। सो d इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। S1 S2 से कितना दूर है, रिप्रेजेंटेड बाय d। और ये एक्चुअली जो दूर होती है ना, ये मिलीमीटर्स के अंदर होती है, 10⁻³ वाली उसमें होती है, फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है, मिलीमीटर्स के अंदर। आगे चलते हैं। फिर इन स्लिट्स से लेकर ये सामने रखी हुई स्क्रीन जिस पर हमें या तो डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही थी, इस स्क्रीन से स्लिट्स तक के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे L के साथ। तो दो डिस्टेंसेस अभी तक हमने पढ़े, एक पढ़ा D, S1 और S2 के दरमियान डिस्टेंस D, और स्लिट्स से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, L कह देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, हमारे पास जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पढ़ते हैं तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है पाथ डिफरेंस का। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस डिफरेंट होता है, अलग होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस अलग होता है, डिफरेंट होता है। इनके अलग अलग फॉर्मूला है। अब क्योंकि मैंने आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया हुआ, मैं छोटा सा आपको हवाला दे देता हूं, थोड़ी सी आपको एक बात समझा देता हूं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। देखिएगा, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ डायग्राम्स बनाई, कुछ वेव डायग्राम्स बनाई, इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, ये बात गौर से सुनिएगा। अच्छा, मैं आपको क्रेस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके ऊपर मेरी वीडियो अवेलेबल है, मैंने अपलोड की हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के नाम से। अगर आप भूल चुके हैं, कॉन्सेप्ट नहीं आता समझ, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, अपना फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अगर आपको ये अच्छे से पता हो तो आप सुनिएगा, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। देखो, या क्रस्ट या ट्रफ, ये आपको पता होना चाहिए। वेव का जो अपर पोर्शन होता है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो लोअर पोर्शन होता है इसको हम ट्रफ कहते हैं। जैसे कि ये मैंने बहुत सारी वेव्स बनाई है, हर वेव का जो ऊपर पोर्शन है ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ, ये सारे नीचे नीचे वाले पोर्शंस क्या होते हैं, ट्रफ, और ये सारे ऊपर ऊपर वाले पोर्शंस क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रफ और क्रेस्ट। अच्छा, अब सुने मेरी बात, अगर दोनों वेव्स जो मिल रही हैं आपस में, अगर इन दोनों वेव्स का क्रेस्ट और क्रस्ट सेम पोजीशन पर हो और ट्रफ सेम पोजीशन पर हो, तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। मतलब अगर एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का भी क्रस्ट उसी पोजीशन पर हो, और एक वेव का ट्रफ और दूसरी वेव का भी ट्रफ उसी पोजीशन पर हो, क्रस्ट का क्रस्ट से मिलना, ट्रफ का ट्रफ से मिलना will be the result of कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब इसके नतीजे में जो इंटरफेरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव। और अगर एक वेव का क्रस्ट हो और दूसरी वेव का ट्रफ हो, मतलब क्रस्ट का ट्रफ से मिलना हो और ट्रफ का क्रस्ट से मिलना हो, इसके नतीजे में जो इंटरफेरेंस होगा दैट विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कंस्ट्रक्टिव है, कौन कौन से डिस्ट्रक्टिव है। ये देखें, मैंने दो किस्म की वेव्स बनाई है, एक को मैंने ब्लू मार्कर से शो किया है और एक को मैंने ब्लैक मार्कर से शो किया है, ठीक है। अब दोनों को चेक करते हैं। ये देखो, ये ब्लू मार्कर का क्रस्ट है और ये ब्लैक मार्कर का ट्रफ है। तो ये देखो, यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ मिल रहा है, क्रस्ट और ट्रफ मिल रहा है ना। तो आप कहेंगे कि ये दोनों वेव्स आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, ये दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगी। इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट वेव होगी, जो मैंने नहीं बनाई, दैट विल बी ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, उनकी रिजल्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसको देखो, इस वाले पॉइंट पर ब्लू मार्कर का क्रस्ट है और इसी वाली पोजीशन पर ब्लैक मार्कर का भी क्रस्ट है, और यहां पर चेक करो, इसका ट्रफ और इसका भी ट्रफ। इसका मतलब इस वाली डायग्राम के अंदर दोनों वेव्स के क्रस्ट और ट्रफ सेम पोजीशन पर हैं। इसका मतलब इन दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना बनता है। यहां पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसके नतीजे में जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो भाई ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगेन ये देखो, ब्लू ब्लैक दोनों के क्रस्ट हैं, ट्रफ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्रस्ट है, ट्रफ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्रस्ट ट्रफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ट्रफ क्रस्ट
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रस्ट ट्रफ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब 3 ऊपर वाली डायग्राम्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हैं और 3 नीचे वाली डायग्राम्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं पाथ डिफरेंस की तरफ। देखो पाथ डिफरेंस पहले मैं आपको वैसे समझाता हूं वर्बली, फिर मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं, समझा देता हूं। एक वेव ने दूसरी वेव से कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने को हम कहते हैं पाथ डिफरेंस, यानी कि पाथ्स में फर्क आ जाना, पाथ्स में डिफरेंस आ जाना, फर्क आ जाना, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। यानी कि एक वेव दूसरी वेव से कितना आगे गई हुई है, उसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। अब देखें, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूं इस वाली डायग्राम से, इस वाले को चेक करते हैं। इसमें कौन सी वाली वेव आगे निकली हुई है, आपको ब्लू वेव आगे नजर आ रही है और ब्लैक वाली वेव यहां पर आके रुक गई है ना। इसका मतलब ब्लू वाली वेव ने ब्लैक वाली वेव से एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, इसी को हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कौन सा वाला है, ये वाला, ये देखें, ये इसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक, ये इसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, यानी कि ब्लू वाली वेव ने ब्लैक वाली वेव से ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। आगे वाली डायग्राम में देखो, क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया हुआ है, नहीं, ब्लैक वाली यहां पर आके रुक गई, जबकि ब्लू वाली आगे तक गई हुई है, उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया हुआ है। इस बार इसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक का, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। ये जो मैं एरो बना रहा हूं ना, ये पाथ डिफरेंस है। इसको चेक करो, उसमें क्या है, इसमें आपको पाथ डिफरेंस नजर आ रहा है, नहीं, जहां पर ब्लू आके स्टॉप हुई वहीं पर ब्लैक वाली आके स्टॉप हो गई। इसका मतलब इस वाली डायग्राम में आपको कोई पाथ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है ना, 0 लिख सकता हूं यहां पर, लेकिन फिलहाल अभी नहीं लिख रहा मैं। आगे चलते हैं, इसमें देखो आपको पाथ डिफरेंस नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है। ब्लू वाली वेव यहां तक गई, जबकि ब्लैक वाली वेव यहां पर आके रुक गई। इसका मतलब इसका पाथ डिफरेंस ये है, यहां से लेकर यहां तक, ये इसका पाथ डिफरेंस है। अगेन इसमें चेक करो, ब्लैक यहां पर रुक गई और ब्लू ने ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया हुआ है। इसका मतलब इस वाले डायग्राम में पाथ डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक है, ये पाथ डिफरेंस है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर किया हुआ है। अगेन यहां पर रुक गई और ये पूरा का पूरा आ गया इसका पाथ डिफरेंस, यहां से लेकर यहां तक का। तो भाई ये जो मैंने एरोज बनाया ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वो डिस्टेंसेस हैं जो एक वेव ने दूसरी वेव से एक्स्ट्रा कवर किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। अच्छा अब याद रखिएगा, ये शुरू वाले 3 क्या थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये लास्ट वाले 3 क्या थे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इन तीनों में, बल्कि इन 6 की 6 डायग्राम्स के अंदर फर्क है। वो फर्क क्या है, सुनते हैं, देखते हैं। इसमें तो पाथ डिफरेंस है ही नहीं, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि यहां पर पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड वाली डायग्राम में जो ब्लू वाली वेव है वो ब्लैक वाली वेव से कितना आगे गई है, थोड़ा सा और करें आप। क्या पता बहुत सारों ने मुझे जवाब दे दिया हो, हाँ सर जो ब्लू वाली वेव है वो ब्लैक वाली वेव से 1 लैम्डा आगे गई है। लैम्डा वेवलेंथ, जब भी मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स पढ़ लिएगा। ये देखो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये क्या कहलाता है, क्रस्ट ट्रफ, ये क्या कहलाता है, वेवलेंथ। इसका मतलब ये कितना आगे गई है, वेवलेंथ आगे गई है, 1 वेवलेंथ आगे गई है, 1 वेवलेंथ आगे गई है। इसका मतलब इस डायग्राम में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, पूरा वेवलेंथ जितना आ रहा है। और कितनी वेवलेंथ, 1। इस वाली डायग्राम में देखो पाथ डिफरेंस कितना है, मतलब जो ब्लू वाली वेव है वो ब्लैक वाली वेव से कितना ज्यादा आगे गई है। तो आप काउंट करें अगर, तो आपको नजर आएगा यहां से लेकर एक वेवलेंथ यहां पर आके कंप्लीट हो रही है और दूसरी वेवलेंथ यहां पर आके कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब इस वाली डायग्राम में जो ब्लू वाली वेव है उसने एक्स्ट्रा 2 वेवलेंथ्स कवर की हुई है, यानी कि 2 लैम्डा। इसका मतलब ये जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2 लैम्डा आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें एक बात पता चली, या तो पाथ डिफरेंस नहीं होता, या अगर होता है तो 1 लैम्डा होता है, या अगर होगा तो 2 लैम्डा होगा, या अगर होगा तो 3 लैम्डा होगा, या अगर होगा तो 4 लैम्डा होगा। तो अगर आप नोट करें 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, तो लैम्डा कांस्टेंट है, उसके साथ नंबर्स आ रहे हैं, या तो 0 या 1 या 2 या 3। तो इसका मतलब इस बात को आप पता है कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस हमेशा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सीआई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस हमेशा m लैम्डा होता है। ये फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। या तो 0 होगा तो 0 पुट कर दो, 0 हो जाएगा,
या 1 लैम्डा होगा 1 पुट कर दो, या 2 लैम्डा होगा तो 2 पुट कर दो, वरना 3 होगा, वरना 4 होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा आगे चलते हैं, हमारा अभी टॉपिक वहीं रह चुका है, कौन सा वाला, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये बात जरूरी थी, मैं आपको समझा देता हूँ ये पर। देखो डिस्ट्रक्टिव 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 डिस्ट्रक्टिव, ये पहले हम डिसाइड कर चुके हैं कि तीनों के तीनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हैं। अब देखते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना है। हाँ भाई, इस फर्स्ट डायग्राम में आपको पाथ डिफरेंस कितना नजर आ रहा है तो ये रहा, लेकिन ये किसके बराबर है, ये कंप्लीट वेव नहीं है, ये वेव का हाफ है, एक है हाफ, सिर्फ ट्रफ है। तो इसको हम पता है क्या बोलेंगे, ये है लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 के बराबर, हाफ है ना, लैम्डा बाय 2। इसका मतलब यहां पर पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है डिस्ट्रक्टिव में, लैम्डा बाय 2 का। आगे नोट करते हैं। अच्छा आगे नोट करो कि जो पाथ डिफरेंस है एक्स्ट्रा, ये कितना है, तो काउंट करते हैं। यहां से लेकर यहां तक तो एक वेव हो गई, है ना, और यहां से लेकर यहां तक हाफ वेव हो गई। इसका मतलब मैं अगर इसको टुकड़ों में कर दूं, टुकड़ों में, यहां से लेकर यहां तक अलग और यहां से लेकर यहां तक अलग, ये टोटल पाथ डिफरेंस है। तो भाई यहां से लेकर यहां तक कितना है, कंप्लीट वेवलेंथ लैम्डा, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, लैम्डा बाय 2। क्लियर है, या तो सिर्फ लैम्डा बाय 2 या लैम्डा प्लस, क्योंकि टोटल है ना, ये तो टोटल है ना, तो मैंने तोड़ के लिखा है, लेकिन टोटल क्या है, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2। तीसरे को चेक करते हैं, ये देखो, हाँ भाई पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है टोटल, टोटल काउंट करें आप लोग, कितनी वेवलेंथ आपको नजर आ रही है, काउंट करें, 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ और ये हाफ। इसका मतलब मैं इसको यहां पर ब्रेक कर सकता हूं, यहां तक 2 कंप्लीट वेवलेंथ्स हैं, उसके बाद ये है हाफ वेवलेंथ, 1 2, इसका मतलब ये हो गया 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2। ऐसा है, अब कंटिन्यू करते हैं, आगे बहुत सारी वेव्स आप बनाते जाएंगे ऐसे ना, या तो लैम्डा बाय 2 सिर्फ, या लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, या 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2। आगे क्या होगा, गैस कर सकते हैं, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2। इसका मतलब लैम्डा बाय 2 सब में कॉमन है, क्या बढ़ता जा रहा है, लैम्डा 2 लैम्डा, आगे क्या होगा 3 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2। इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर m लैम्डा तो होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में m लैम्डा, यानी कि यहां पर 1 है, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव में m लैम्डा तो होगा, m लैम्डा के साथ एक चीज ऐड हो जाएगी, एंड दैट वन थिंग इज लैम्डा बाय 2। इसका मतलब पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जल्दी से बताएं फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा m लैम्डा, एडिशन में क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाथ डिफरेंस का, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं m लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2। इसको मैं चेक कर लेता हूं कि क्या आपको ये नजर आ रहा है, कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दिस इज पाथ डिफरेंस। मैं इसको डेल्टा एक्स करके लिख देता हूं ना, डेल्टा एक्स करके लिख देता हूं, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ठीक है, ये डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या है, m लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, समझ आई बात, दिस इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमेशा वेव्स का पाथ डिफरेंस m लैम्डा होगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो m लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं m प्लस 1/2 और लैम्डा करके, इसको ऐसे भी लिखते हैं m प्लस 1/2, लैम्डा को कॉमन निकालो, ये बन जाएगा ना, ऐसा है ना, ज्यादातर आपको ऐसा नजर आएगा लिखा हुआ। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस का, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस का, समझ आई बात, ये नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो अब डेरिवेशंस की तरफ चलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, और डायग्राम आपके सामने मौजूद है, और ये हमारा इंतजार कर रही है कि कब मेरी तरफ आएंगे और मुझे एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे आपकी तरफ, अब आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ, S1 से S2 तक का डिस्टेंस D आ गया, स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस L आ गया, और ये स्क्रीन का बिल्कुल सेंटर है, ये बिल्कुल सेंटर है स्क्रीन का, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, मैं आपको पहले बात बता चुका हूँ कि स्क्रीन पर जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो हमेशा ब्राइट होगी, और ब्राइट फ्रिंज का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट पर इसलिए बनता है कि अगर आप यहां से ट्रेस करें लाइट रेस को, तो जो लाइट रे यहां से निकलेगी और जो लाइट रे यहां से निकलेगी, वो दोनों की दोनों यहां तक पहुंचने में एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। देयर विल बी नो पाथ डिफरेंस, अभी बताया मैंने, देयर विल बी नो पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज
इमिटिंग फ्रॉम S1 एंड S2 यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने के लिए इन दोनों रेस के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, इसी वजह से यहां पर हमेशा सेंट्रल हमेशा ब्राइट फ्रिंज होता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि बताओ क्यों भाई, हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो ब्राइट क्यों होती है? ऐसा तो नहीं आपने रट्टा लगाया हुआ है भाई, होती है बस, सबने बताया था या हमने सुना था बस, पढ़ लिया था बस, नहीं, आप रीजन बता सकते हो। क्योंकि यहां तक का पहुंचने के लिए इन दोनों स्लिट से निकले हुए रेस का पाथ डिफरेंस 0 होता है, और अगर पाथ डिफरेंस 0 हो तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसी वजह से आपको यहां पर क्या मिलेगा? ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। अच्छा, अब इस सेंट्रल को छोड़कर अब हमें इस स्क्रीन पर किसी भी एक पॉइंट को डिस्कस करना है। अब वो पॉइंट जो है वो नीचे भी हो सकता है, वो पॉइंट यहां पर कहीं ऊपर भी हो सकता है। अब नीचे तो मैंने यहाँ पर यह लिख दिया है लेंथ के लिए, आप चाहें तो इसको मिटा के यहाँ पर कहीं पॉइंट इमेजिन कर लें। अब मैं मिटा दे रहा तो ये कि ऊपर वाला क्वेश्चन खाली पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट पी को इमेजिन कर लेता हूँ। बात एक ही है, यहाँ पर इमेजिन करो, डायग्राम बनाएंगे तब भी फॉर्मूला सेम बनेगा, यहाँ पर इमेजिन करो, डायग्राम बनाओगे तब भी फॉर्मूला सेम बनेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पॉइंट इमेजिन कर लेता हूँ, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ P। इस पॉइंट P पर लाजमी है एक फ्रिंज होगी, और यहां पर वो ब्राइट फ्रिंज भी हो सकती है और वो डार्क फ्रिंज भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगी? पाथ डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इस P तक दो लाइट रेस पहुंचेंगी, एक S1 से निकली हुई लाइट रे और एक S2 से निकली हुई लाइट रे, ऐसा है ना। तो पहले काम करते हैं, लाइट रेस का पाथ बना देते हैं। देखो, एक लाइट रे निकलेगी S1 से और वो P तक जाएगी लाइक दिस, ठीक है। इसको हम कह देते हैं R1, यानी कि रे नंबर 1। फिर एक लाइट रे यहां से निकलेगी, वो जाएगी P तक लाइक दिस, और इसको मैं कह देता हूं R2। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब इन दोनों स्लिट से लाइट रेज निकली, एक यहां से निकली और वो P तक गई, और एक यहां से निकली और ये भी P तक चली गई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या ये दोनों लाइट रेज सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं? नहीं, सेम डिस्टेंस को कवर नहीं कर रही। कौन सी वाले ज्यादा कर रही है? आपको दूर से नजर आ रहा होगा ना, कौन सी वाली ज्यादा कर रही है? क्या R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर R2 ज्यादा है, क्योंकि R2 S2 से आ रहा है, तो S2 P पॉइंट से दूर है और S1 P के करीब है। इसका मतलब ये वाली रे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है इस वाली रे से, तो देयर मस्ट बी पाथ डिफरेंस नाउ, है ना। इन दोनों रेस के पाथ्स में इस बार डिफरेंस लाजमी होगा, और वो डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? इस R2 में से R1 को माइनस कर दो, आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, ऐसा है ना। यानी कि आप R2 में से R1 को, R2 क्या है यहां से लेकर यहां तक, और R1 क्या है यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं R2 से R1 को निकाल दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि पाथ डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले काम ही करता हूं, यहां पर इस बात को लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं पाथ डिफरेंस। हाँ भाई, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? R2 माइनस R1। जाहिर सी बात है, ज्यादा वाले में से कम को माइनस करेंगे ना, तो R2 माइनस R1, ठीक है। अच्छा, यही किसके बराबर होगा? R2 का एक नाम और है, वो पॉइंट्स की फॉर्म में, कैसे? R2 का S2P और S1P, R1 है S1P और R2 है S2P। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आपको अक्सर नजर आएगा लिखा हुआ, या तो इसको एक काम ही करते हैं, पहले इसको कर देते हैं हम बॉक्स में अलग से, और इसी तरीके से एक और लिख लेते हैं, पाथ डिफरेंस। हाँ भाई, ये भी सही है। और R2 का मतलब क्या है? S2P, तो मैं लिखूंगा S2P, माइनस कर दो इसमें से किसको? S1P को, तो ये आ जाएगा S1P, ये भी सेम है, ठीक है। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं। मजीद आगे चलने के लिए मुझे काम ही करना पड़ेगा कि भाई, मुझे अगर लेट्स सपोज फाइंड करना हो, फॉर्मूला छोड़ दो, मुझे फाइंड करना हो डायग्राम को चेक करके कि भाई R2 जो है वो R1 से कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो पता है मैं क्या करूंगा? एक स्केल लूंगा, एक बड़ा सा स्केल लूंगा और उसको यहां से लेकर यहां तक मेजर करूंगा कि ये कितना है। पहले छोटे वाले को मेजर करूंगा। लेट्स सपोज मुझे पता चला कि ये है 1 मीटर, लेट्स सपोज ये है 1 मीटर, यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर है। फिर मैं उसी स्केल को यहां से स्टार्ट करूंगा और मैं 1 मीटर पर आकर एक पॉइंट लगा दूंगा, 1 मीटर पर आकर एक पॉइंट लगा दूंगा। लेट्स सपोज वो पॉइंट यहां पर है, ये रहा, मैंने पॉइंट लगा दिया। सबसे पहले छोटे वाले को मेजर किया कि 1 मीटर है, फिर मैंने यहां से स्टार्ट किया, चेक किया कि 1 मीटर कहां पर आके खत्म हो रहा है, यहां पर। इसका मतलब ये वाला वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो कि R2 ज्यादा कवर कर रही है। तो आप पता है क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो कि यहां तक जाएगी, ये आगे, यानी कि ये वो डिस्टेंस है
ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये वो डिस्टेंस है जो कि ये वाली लाइट रे एक्स्ट्रा कवर कर रही है, इसको हम कहेंगे पाथ डिफरेंस, है ना। और इसको एक नाम दे देते हैं, नाम कैसे देते हैं देखो भाई, पी हो गया, एस हो गया, पी क्यू, क्यू नहीं है तो उसको काम कर देते हैं, इसको हम क्यू कह देते हैं, याद रखें क्यू, ठीक है। अब आप नोट करें, कोई आपसे पूछेगा बताओ यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बोलेंगे S2Q, एक और लिख देना पाथ डिफरेंस S2Q, पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है S2Q, ये भी सही है। फिर पूछे हाँ भाई बताओ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं R2 - R1। अगर डायग्राम में पैरामीटर्स ये हैं तो R2 - R1 हर जगह सेम नहीं होते। या दूसरा बताओ क्या होता है S2P - S1P, या और भी बताओ तो आप बोलेंगे S2Q अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स जो आपने डायग्राम में बनाए होंगे, छापे होंगे, भाई ये ऐसे वो क्यू है, पॉइंट्स के नाम के मुताबिक पाथ डिफरेंस क्या है S2Q। तो ये तीनों की तीनों पाथ डिफरेंसेस है, अभी तक हमें समझ आया। तो ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो कि ये वाली लाइट ज्यादा कवर कर रही है इस वाली लाइट से, ऐसा है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जिसको हमने क्या कहा, पाथ डिफरेंस। अब सुनो मेरी बात, बल्कि ये बात मैं सुनाता हूं आपको, एक चीज आगे चलते हैं, इस वाले पाथ डिफरेंस का हम नाम डिसाइड करते हैं। नाम कैसे डिसाइड करते हैं ये देखिएगा, आपको यहाँ पर एक एंगल नजर आ रहा होगा, ये एंगल, ये एंगल, इसको हम कह देते हैं थीटा, सही। और ये है परपेंडिकुलर, ये देखिए वॉट से, ये है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अगर आप नोट करें तो ये ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, भाई ये डायग्राम कुछ यूं बनी हुई है, देखें मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं, ये कुछ यूं बना हुआ है, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमें एक बात पता है, हमने ज्योमेट्री में पढ़ी हुई है क्या, काम की बात सुनिएगा, जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, एंगल का ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है। इस चीज को यहां पर अप्लाई करना है, परपेंडिकुलर का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब ये h है, हाइपोटेन्यूस है। और हमारी इस डायग्राम में h कौन है, d, हमारे इस वाले डायग्राम में, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल ये ट्रायंगल है, तो इस डायग्राम में ये वाला साइड क्या है, d, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ये d है, दिस इज d, इसका मतलब इसका नाम क्या है, d, मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। तो यहां पर हमारा हाइपोटेन्यूस कौन है, d है। अच्छा, फिर एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, ये एंगल बना हुआ है, डायग्राम में देखो ये एंगल, ये बना हुआ है एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। और हमारे डायग्राम में इस परपेंडिकुलर को हमने क्या कहा हुआ है, पाथ डिफरेंस। ये देखो ये क्या है, पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कि लाइट ने कवर किया हुआ है। इसका मतलब इस डायग्राम में, इस ट्रायंगल में हमारे काम की जो दो साइड्स हैं वो कौन कौन सी है, एक है हाइपोटेन्यूस और एक है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि दिस इज पाथ डिफरेंस, और हाइपोटेन्यूस क्यों, क्योंकि ये स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस है d, और d हमारे हर फॉर्मूले के अंदर मौजूद होगा। मजे की बात, इसी वजह से हम इन दो साइड्स वाले फंक्शन को यूज करेंगे, और वो कौन सा होता है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। तो हम अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस साइन फंक्शन से। तो जनाब स्टार्ट करते हैं, देखिएगा स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक डायग्राम और बनेगी, वो मैं बाद में बनाऊंगा, देखें एक डायग्राम और बनेगी, यहाँ पर एक ट्रायंगल और बनेगा, वो मैं आपको बाद में बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करूंगा साइन थीटा, साइन फंक्शन। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। और हमारी डायग्राम में जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, परपेंडिकुलर कौन था, पाथ डिफरेंस। इसका फिलहाल नाम नहीं है, इसको हम कह देते हैं S2Q, S2Q, ये आ जाएगा S2Q, ठीक है। पाथ डिफरेंस S2Q, P परपेंडिकुलर, ये था परपेंडिकुलर, है ना, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। और हमारी डायग्राम में हाइपोटेन्यूस कौन था, d, तो h की जगह कौन आ जाएगा, ये आ गया d, स्लिट्स के दरमियान वाला डिस्टेंस। और हम क्योंकि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बनाते आ रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला किसका बनाना है, पाथ डिफरेंस का, S2Q का। तो S2Q का फॉर्मूला बनाना है तो d डिवाइड करना, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो जनाब क्या बनेगा, S2Q का फॉर्मूला, S2Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, d sin थीटा, ये आ जाएगा d और sin थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया ये S2Q क्या है, S2Q पाथ डिफरेंस है। ये देखो ये S2Q, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है, ये पाथ डिफरेंस है, लिखा हुआ है S2Q क्या है, पाथ डिफरेंस। इसका मतलब मैं S2Q की जगह पे क्या लिख सकता हूं, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है, d sin थीटा, d sin थीटा। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला d sin थीटा, ये एमसीक्यू में आता है, ये वैसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ डिफरेंस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो जनाब ये होता है d sin थीटा। ये नहीं पूछेगा आपसे क्यों,
भाई S2Q, ये तो हमारी डायग्राम में S है, वो Q है, वो P है, वो R है, ये तो हमने डिसाइड किया ना। अगर कोई इस पूरी डायग्राम को ABC करके बोल दे या XYZ करके बोल दे, अब बताओ कहां चले जाएंगे ये R2 माइनस R1। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपसे कोई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पाथ डिफरेंस पूछे कि क्या होता है, तो हमेशा बताइएगा d sin थीटा, क्योंकि d दुनिया के हर डायग्राम में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हर डायग्राम में d लिखा हुआ होगा और sin थीटा फंक्शन है हर जगह लिखा होगा। ये चेंज हो सकते हैं, r की जगह पे a आ जाए, p की जगह पे b आ जाए, c आ जाए, x आ जाए, y आ जाए, z, तो हम इनकी तरफ नहीं जाते। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। सो द पाथ डिफरेंस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज d sin थीटा। और क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज भी हो सकती है और इस पॉइंट पर डार्क फ्रिंज भी हो सकती है। अगर ये पाथ डिफरेंस यानी कि d sin थीटा, अगर d sin थीटा बराबर हुआ m लैम्डा के, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला अलग क्या था, m लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव का अलग। अगर d sin थीटा यानी कि पाथ डिफरेंस अगर m लैम्डा के बराबर हो जाए, यानी कि अगर ये m लैम्डा जितना हुआ, तो यहां पर इस स्पॉट पर आपको मिलेगा ब्राइट फ्रिंज। और अगर ये d sin थीटा यानी कि पाथ डिफरेंस बराबर हो जाए m प्लस 1/2 लैम्डा के, तो इसका मतलब आपको इस वाले स्पॉट पर क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज। तो पहली बात तो ये डिसाइड हो गई कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, d sin थीटा के। तो अब मैं यहां पर कंडीशन लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमा, पहले देख लेते हैं कि क्या ये आ जाएगा। चलिए ठीक आ जाएगा। फॉर मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमा होगा अगर आपको यहां पर मैक्सिमा नजर आ रहा है, यानी कि ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही है, तो ये पाथ डिफरेंस है, इट मस्ट बी इक्वल टू, यानी कि d sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू m लैम्डा। ये तो फिक्स है ना, m लैम्डा मैंने आपको बताया। कंस्ट्रक्टिव के लिए हमेशा m लैम्डा होगा, पाथ डिफरेंस हमेशा बराबर है m लैम्डा के। इसको पाथ डिफरेंस क्यों कह रहे हैं, देखो लिखा हुआ है, ये कौन है, ये पाथ डिफरेंस है, सिंपल सी बात है। तो अगर पाथ डिफरेंस m लैम्डा हो जाए तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर मिनिमा मिले आपको, फॉर मिनिमा यानी कि डार्क फ्रिंज, तो पाथ डिफरेंस, यही पाथ डिफरेंस d sin थीटा किसके बराबर होगा, m प्लस 1/2 लैम्डा के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन बताती है, मैंने आपको याद रखिएगा। अभी तक इंपॉर्टेंट चीजें क्या बताई मैंने आपको, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो पाथ डिफरेंस होता है ये कितना होता है, d sin थीटा। इसकी डेरिवेशन हमने यहां से करी, ये और वो ट्रायंगल मौजूद है, ट्रायंगल से ये फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला बना d sin थीटा। और अगर ये d sin थीटा बराबर हो जाए m लैम्डा के, यानी कि ये बराबर हो जाए m लैम्डा के, तो यहां पर आपको मिलेगा ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा। और अगर यही पाथ डिफरेंस बराबर हो जाए m प्लस 1/2 लैम्डा के, तो यहां पर आपको मिलेगा डार्क फ्रिंज। ठीक है, यहां तक नोट करें, आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं, डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं, और जो दूसरा पार्ट है डेरिवेशन का पाथ डिफरेंस के बाद, वो है पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। यानी कि ये जो पॉइंट P बना हुआ है, इस पर या तो ब्राइट फ्रिंज होगी या डार्क फ्रिंज होगी, आपने उसकी पोजीशन को लोकेट करना है कि वो सेंटर से कितना दूर है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को, यानी कि कोई भी फ्रिंज ब्राइट या डार्क सेंटर से कितना दूर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y से। यानी कि यहां से लेकर यहां तक वाला जो डिस्टेंस होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, y से। इसको हम कहते हैं y, यानी कि पोजीशन ऑफ ब्राइट या डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अच्छा, मैंने आपको कहा था एक ट्रायंगल यहां पर और बनाएंगे, वो ट्रायंगल बनाते हैं, यहां पर देखिएगा। ये देखें, एक तो हमने रे बनाई S1 से लेकर P तक की, ये रे है, ये आपने एक वो स्ट्रेट लाइन बना ली। एक लाइन आपने बनाई S2 से लेकर P तक की, फिर एक हम यहां से, यानी कि इन दोनों स्लिट्स के बीच में से भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे P तक की, और वो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। देखिए बिल्कुल यहां से सेंटर से, ये सेंटर है, इसको मैं कह सकता हूं O, लेट्स सपोज इसको मैं O कह दिया। O से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि अगेन P तक जाएगी, लाइक दिस। ये देखिए, अब आप नोट करिएगा, आपको एक ट्रायंगल और नजर आ रहा है, ट्रायंगल OPC। ये देखिए, ये आगे बेस डॉटेड में बना हुआ ये वाला ट्रायंगल, ये आगे बेस, ये आगे परपेंडिकुलर, और ये आगे हाइपोटेनियस। यहां से लेकर डॉटेड वाला देखिएगा, इस बार O से लेकर P तक वाली लाइन जो डॉटेड में जा रही है, इसको देखिएगा।
और O से लेकर C तक ये डॉटेड लाइन जा रही है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये बन गया हमारे पास एक थीटा और थीटा डिग्री, सही है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता चलूं जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, हमारे पास दो डिस्टेंसेस हैं, एक है D स्लिट्स के दरमियान और एक है L स्लिट से स्क्रीन तक का। इनमें से बड़ा कौन सा होता है, ज्यादा कौन सा होता है, क्या बताया था मैंने आपको? L होता है मीटर्स में, ये जो L होता है ये होता है मीटर्स में, जबकि जो D होता है ये होता है मिलीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में 10 पावर माइनस 3 के अंदर। तो इस बात को अगर मैं यहां पर लिखूं तो आप इसको नोट करिएगा, D इज इन मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स, जबकि L इज इन मीटर्स, ठीक है। यानी कि D बहुत स्मॉल होता है और L बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि D इज मच लेस देन L, यानी कि L D से 1000 गुना ज्यादा होता है। ऑब्वियसली बात है 10 पावर माइनस 3 और कहां मीटर, कितना फर्क आ गया? 10 पावर माइनस 3 यानी कि 1000 गुना, यानी कि जो L है वो D से 1000 गुना ज्यादा होता है। ये एक वाज़ेह डिफरेंस है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि ये वाला डिस्टेंस मिलीमीटर्स में होता है, ये स्लिट्स बज़ाहिर जो है वो दिखने में दूर होता है बनाने में, लेकिन ये बहुत करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छा ये बात क्लियर हो गई कि जो D है वो बहुत स्मॉल है किससे? L से। आगे चलते हैं। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा sin theta is almost equal to tan theta। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बात मैंने आपको कहां प्रूव करवाई थी? आई थिंक हाँ सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्लियर करवाई थी। बात ये है कि अगर थीटा स्मॉल हो, थीटा की वैल्यू स्मॉल हो, तो sin थीटा तकरीबन बराबर हो जाता है tan थीटा के, ऑलमोस्ट इक्वल टू, नियरली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब ये स्मॉल एंगल की कहानी कहां से आई? क्योंकि स्मॉल एंगल की कहानी कहां से आई मैं आपको बताऊं, सुनिएगा गौर से। ये दिखने में आपको S1 S2 दूर नजर आ रहा है, जब ये दूर नजर आ रहे हैं तो ये एंगल भी आपको खुला हुआ नजर आ रहा है, पाथ डिफरेंस भी आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। अब आप ये सोचें कि ये स्लिट्स आपस में एक दूसरे के बहुत करीब है, बहुत करीब है। जब ये बहुत करीब होंगी ना, बहुत करीब, मिलीमीटर जितना करीब होंगी, तो इन दोनों से निकली हुई लाइट ना जब P तक पहुंचेगी, P तक, ये इन दोनों से निकली हुई लाइट जब P तक पहुंचेगी ना, तो P पॉइंट को ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट रेज तकरीबन सेम डिस्टेंस से आ रही है, क्योंकि ये दोनों स्लिट्स एक दूसरे के प्रैक्टिकली बहुत करीब होती हैं। मिलीमीटर का फर्क होता है इनके दरमियान, मिलीमीटर का फर्क होता है। इतना कम होने की वजह से ये दोनों लाइट रेज ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम डिस्टेंस कवर करती हुई जा रही है, मतलब सीम्स लाइक पैरेलल। पैरेलल का मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन हमें पता है सेम डिस्टेंस नहीं होता, जब तो आपको पैटर्न नजर आते हैं इंटरफेरेंस के। एक्चुअली होता नहीं है सेम, लेकिन करीब होने की वजह से ऑलमोस्ट ये वाली जो लाइंस है ना, ये वाली रेस, ये आपस में क्या हो जाती है? पैरेलल। ये बहुत करीब से, ये स्लिट्स बहुत कम हो गई, इनके बीच में डिस्टेंस कम हो गया, तो ऐसा लगता है कि लाइट रेस बिल्कुल पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो जब ये पैरेलल होती हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, पाथ डिफरेंस, ये बहुत कम होता है, इंतहाई कम होता है, इतना कम होता है कि ना होने के बराबर। अब आप नोट करें, अगर ये पाथ डिफरेंस कम से कम कर दो आप, तो ये वाली लाइन देखो, ये एंगल वाली लाइन, अगर पाथ डिफरेंस को मैं कम करता, जैसे जैसे स्लिट्स का डिस्टेंस कम होता जाएगा, होता नहीं है, मैं कम कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली कम होता है, इसको आप कम करते रहो तो ये पाथ डिफरेंस कम होता जाएगा, तो ये एंगल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये एंगल कम होके एक्चुअली बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो प्रैक्टिकली ये वाला एंगल बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ये वाला एंगल भी स्मॉल हो जाता है, समझ रहे हैं। और जब स्मॉल एंगल होता है ना, तो sin थीटा और tan थीटा तकरीबन बराबर होता है। और अभी मैं आपको प्रूव करवा देता हूँ, लेट्स सपोज इसको चेक कर लेते हैं। अभी भी आपके पास अगर कैलकुलेटर्स हो तो आप कैलकुलेटर्स निकालिएगा और मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया कैलकुलेटर। लेट्स सपोज अगर मैं स्मॉल वैल्यू ले लेता हूँ एंगल की, तो मैं अगर 10 डिग्री का साइन निकालूं तो ये आ रहा है 0.17। 10 डिग्री स्मॉल एंगल है, 10 डिग्री का अगर मैं साइन निकालूं तो साइन 10 डिग्री कितना आ रहा है? 0.17, चेक कर लीजिएगा। और अगर मैं 10 डिग्री का ही 10 निकालूं, tan थीटा, तो तब भी 0.17 आ रहा है। यानी कि 10 डिग्री पर साइन और tan थीटा दोनों बराबर है। चलो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 15 कर लेते हैं। 15 डिग्री का अगर मैं साइन निकालूं तो 0.2 और आगे लिखा हुआ है 5, 0.25। और अगर मैं 15 का ही
10 निकालूं तो 0.2 आ गया, आगे लिखा हुआ 6, तो तकरीबन राउंड ऑफ करके सेम बन जाता है, तो 0.25 0.26 नियरली इक्वल टू। इसका मतलब ये बात साबित हो गई कि अगर स्मॉल एंगल्स हो और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये स्मॉल ही एंगल होता है, क्योंकि स्लिट्स बहुत करीब होती है, दिखने में आपको बड़ा बनाकर दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये जो एंगल है ये बहुत स्मॉल होता है इसकी वजह से, क्योंकि d इज इन मिलीमीटर, ये स्लिट्स बहुत करीब होती है, तो यहां से निकली हुई लाइट तकरीबन सेम डिस्टेंस कवर करती है, ज्यादा पाथ डिफरेंस नहीं होता, तो पाथ डिफरेंस के स्मॉल होने की वजह से ये एंगल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप ये बात कह सकते हैं कि sin थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा, ठीक है। अच्छा, tan थीटा यहां पर मौजूद है, तो यहां पर ट्रायंगल को यूज करते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना है हमें, tan थीटा का फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, वो आते हैं ना, वहां पर रेशियोज आते हैं, जैसे sin थीटा का भी हमने यूज किया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस कहां से निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है। तो देखो ये रहा हाइपोटेन्यूज, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन है, y, इसका मतलब मैं tan थीटा की जगह पे क्या पुट करूंगा, y ओवर, हाँ भाई परपेंडिकुलर, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, tan थीटा किसके बराबर होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है ना। तो हमारे इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, y, ये रहा परपेंडिकुलर y, और इस वाले ट्रायंगल में बेस कौन है, ये रही बेस ब्लू लाइन, और बेस किसके बराबर है, l के बराबर है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ गया l, ये आ गया l, ठीक है। तो sin थीटा किसके बराबर हो गया, y अपॉन l के। क्या अभी इससे पहले हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा जिसमें sin थीटा आता हो, हाँ पढ़ा है, और वो कौन सा फॉर्मूला था, पाथ डिफरेंस का, d sin थीटा, याद है ना, d sin थीटा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जितने भी फॉर्मूला है ना, उन सब में या तो हम कंस्ट्रक्टिव के लिए पढ़ते हैं फॉर्मूला, या हम डिस्ट्रक्टिव के लिए पढ़ते हैं, या तो हम ब्राइट फ्रिंज के लिए पढ़ेंगे या हम डार्क फ्रिंज के लिए पढ़ेंगे। और अगर जब ब्राइट और डार्क फ्रिंज का कॉन्सेप्ट आएगा तो पाथ डिफरेंस लाजमी होना चाहिए, क्योंकि पाथ डिफरेंस की वजह से ही तो हम डिसाइड करते हैं कि कब कंस्ट्रक्टिव और कब डिस्ट्रक्टिव है, या कब ब्राइट या कब डार्क है। तो इसका मतलब मुझे sin थीटा तो नजर आ रहा है, लेकिन d sin थीटा नजर नहीं आ रहा, तो कौन सी बड़ी बात है, हम करते हैं ना मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स या डिवाइड ऑन बोथ साइड्स, है ना, ऐसे करते हैं हम लोग अपनी जो डिजायर्ड कंडीशन होती है उसको हासिल करने के लिए। तो भाई ब्राइट और डार्क फ्रिंज की बात होगी तो मुझे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला चाहिए, और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है d sin थीटा, तो मुझे sin थीटा तो नजर आ रहा है लेकिन d मिसिंग है, तो d लाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई d ऑन बोथ साइड्स, बस आसान सी बात है, d लाने के लिए मल्टीप्लाई d ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो d यहां पर भी आ जाएगा और d यहां पर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है साहब। अच्छा, फॉर्मूला किसका बनाना है हमें, फॉर्मूला हमें d sin थीटा का नहीं बनाना, हमें फॉर्मूला किसका बनाना है, पोजीशन का, और पोजीशन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, y से, ये पोजीशन है p पॉइंट पोजीशन। अब यहाँ पर डार्क भी हो सकता है ब्राइट भी हो सकता है, तो इस पोजीशन को, सेंटर से पोजीशन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, y से, y इज अ डिस्टेंस, कितना दूर है, पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन बताओ कितना दूर है, तो हमें किसका फॉर्मूला बनाना है, y का, हेडिंग में लिखा हुआ है पोजीशन y, तो अगर मैं y का फॉर्मूला बनाऊंगा तो l, ये d अपॉन l है ना, वहां जाके क्या बन जाएगा, l अपॉन d, तो कर देते हैं इसको। हाँ भाई, पोजीशन के फॉर्मूले के लिए यानी कि y के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, l अपॉन d, यानी कि d sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, ये l और d, l मल्टीप्लाई में और d अपॉन में, तो क्या बनेगा, l अपॉन d, लाइक दिस। यहां तक बात क्लियर है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब ये तो बन गया हमारे पास जनरल फॉर्मूला, d sin थीटा इनटू l अपॉन d, ये बन गया पोजीशन का जनरल फॉर्मूला जिसमें d sin थीटा आ रहा है। अब मुझे इसी फॉर्मूले को ब्राइट के लिए अलग लिखना है और इसी फॉर्मूले को मुझे डार्क के लिए अलग लिखना है, यानी कि बनेगा पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और बनेगा पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो मैं काम करता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, इसको हटा देते हैं, इसको आपको पता चल गया होगा, मैं इसको यहां पर करके लिख देता हूं कि हमने क्या किया है, tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। यहां कर देते हैं इसको, ब्राइट के लिए अलग और डार्क के लिए अलग। सो पोजीशन फॉर ब्राइट
फ्रिंज। अच्छा, ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज कौन सा नतीजा होता है? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना भाई, ऑब्वियस ही बात है। ब्राइट फ्रिंज का मतलब कब होता है? मैंने शुरू में बता दिया, ब्राइट फ्रिंज जब मिलती है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर डी साइन थीटा किसके बराबर होता है? एम लैम्डा के। इसका मतलब सिर्फ इस डी साइन थीटा की जगह पे आपको क्या लगाना है? एम लैम्डा। तो देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला, वाई वाई रहेगा, सिर्फ इस डी साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? एम लैम्डा। अपनी तरफ से नहीं पुट कर रहा, रिक्वायर्ड कंडीशन के मुताबिक। और मुझे कैसे पता चला डी साइन थीटा की जगह पे एम लैम्डा आएगा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ब्राइट फ्रिंज, और ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डी साइन थीटा किसके बराबर होता है? एम लैम्डा के। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस, याद है ना डी साइन थीटा क्या है? पाथ डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है? एम लैम्डा के। तो सिर्फ इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? एम लैम्डा। तो ये बनेगा एम लैम्डा मल्टीप्लाई में एल ओवर डी। जनाब, another important equation, so this is for position, y for position, और किसकी? ब्राइट, तो यहां पर आप लगाते हैं b। so position of bright fringe m lambda और l over d। m नंबर है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, वो जब कहेगा कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज, यानी कि सेंटर से जो दूसरी वाली ब्राइट फ्रिंज है, पहले आएगी फिर दूसरी आएगी, दूसरी वाली ब्राइट फ्रिंज कितना दूर है? तो हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। बताओ सेंटर से 5वीं ब्राइट फ्रिंज, फिफ्थ, तो जब वो फिफ्थ का आएगा तो एम की जगह पे आपको 5 पुट करना है। तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कितना दूर है? तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लैम्डा लाइट की वेवलेंथ गिवन होगी, एल ये वाला डिस्टेंस गिवन होगा कि स्लिट स्क्रीन से कितना दूर है, और डी दोनों स्लिट्स के दरमियान साफ इक्वेशंस गिवन, साफ चीजें गिवन होती हैं, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना होता है। सो दिस इज फॉर ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। nth ब्राइट फ्रिंज, पहली वाली ब्राइट फ्रिंज कितना दूर है, दूसरी वाली कितना दूर है, तीसरी वाली सेंटर, कहां से? सेंटर से। पोजीशन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। आगे चलते हैं। फॉर डार्क फ्रिंज, पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज। हाँ भाई, वही वाली बात, आपने सिर्फ इसको रिप्लेस करना है। मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा चुका हूं। डार्क फ्रिंज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस हमेशा एम लैम्डा होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस एम प्लस 1/2 लैम्डा होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, बस पुट करना है। तो वाई वाई रहेगा इज इक्वल टू, सिर्फ डी साइन थीटा, पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? m प्लस 1/2, और बाकी क्या है? सॉरी, m प्लस 1/2 लैम्डा। ये आ गया डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला, m प्लस 1/2 लैम्डा, और साथ में l/d से है। तो जनाब ये बन गया पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ये आ जाएगा d। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, m लैम्डा l ओवर d। m लैम्डा आ रहा है मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ब्राइट फ्रिंज है। m प्लस 1/2 लैम्डा आ रहा है, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और डार्क फ्रिंज है। यहां तक नोट करें, आगे चलते हैं। तो यहां पर एक बात और बता दूं मैं, स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि सर यहां पर हमने डी से डी को कैंसिल क्यों नहीं किया? और भाई अगर आप यहां पर डी से डी को कैंसिल कर देंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या था? या तो हम डी यहां पर इसी वजह से लाए थे क्योंकि ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बने तो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला पुट करें। तो अगर आप यहां पर डी से डी को कैंसिल कर देंगे तो हमारा मकसद डेरिवेशन का खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से इन दो डी को हम कैंसिल नहीं करते, इस डी को रखते हैं क्योंकि दिस इज पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस है और यही डिसाइड करेगा कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला और यही डिसाइड करेगा डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा, वही वाली बात, यहां पर m था, यहां पर भी m है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सेंटर से थर्ड वाली डार्क फ्रिंज कितना दूर है? सेंटर से थर्ड कहीं पर बन सकती है, जरूरी नहीं कि यहीं पर बने। सेंटर से थर्ड वाली डार्क फ्रिंज कितना दूर है? इसका मतलब आपसे पोजीशन पूछी जा रही है, पोजीशन ऑफ, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। और गिवन क्या क्या होगा आपको? आपको वेवलेंथ गिवन होगी, आपको L की वैल्यू गिवन होगी और आपको D की वैल्यू गिवन होगी। तो M का मतलब क्या है? ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस है। nth फ्रिंज, या तो फर्स्ट या तो सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ या जो भी 100, तो आपको जो भी फ्रिंज का नंबर बताया जाएगा वो आप यहाँ पर दोनों की M की जगह पे पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। डार्क के लिए ये वाला फॉर्मूला, मिनिमा के लिए ये वाला फॉर्मूला, ब्राइट के लिए ये वाला फॉर्मूला, मैक्सिमा के लिए ये वाला फॉर्मूला।
एक आखिरी चीज जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, एंड दैट फॉर्मूला इज फॉर फ्रिंज विड्थ, या इसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। डायग्राम में मैंने आपके सामने बनाया जो हमें स्क्रीन पर फ्रिंजेस मिलती हैं, ब्राइट और डार्क, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये है क्या फ्रिंज विड्थ? मतलब फ्रिंज विड्थ अगर आप सोचें तो किसी भी फ्रिंज की विड्थ कितनी है, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। या फ्रिंज स्पेसिंग, किसी भी दो फ्रिंजेस के बीच में स्पेस कितना है। देखिएगा, ये डार्क फ्रिंज यहां से स्टार्ट हो रही है और ये वाली डार्क फ्रिंज यहां से स्टार्ट हो रही है, और ये इन दोनों फ्रिंज के बीच में कौन सी फ्रिंज है? ब्राइट फ्रिंज है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, इसको मैं दो तरीके से कह सकता हूं। या तो मैं कह सकता हूं कि ये इस वाली फ्रिंज की विड्थ है, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है, या मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि ये जो है डिस्टेंस है इस डार्क वाली से लेकर इस वाली डार्क तक का डिस्टेंस। यानी कि फ्रिंज विड्थ हो या फ्रिंज स्पेसिंग हो, बात एक है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस। यानी कि किसी भी दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में या किसी भी दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग। जैसे कि ये वाला डिस्टेंस देखें, ये वाला डिस्टेंस भी, इसको मैं क्या कह सकता हूं कि ये, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल्टा एक्स से, डेल्टा एक्स विड्थ को। यानी कि ये विड्थ है किसकी? डार्क फ्रिंज की, और ये विड्थ है ब्राइट फ्रिंज की। या इसको मैं क्या कह सकता हूं कि ब्राइट फ्रिंज से लेकर ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस, या डार्क फ्रिंज से लेकर डार्क फ्रिंज तक का डिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस is called fringe spacing। और नाम से बड़ा आसानी से जाहिर हो रहा है ये फ्रिंज स्पेसिंग, यानी कि फ्रिंजेस के बीच में कितना स्पेस है। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की विड्थ क्या है? इन दोनों को डिफाइन करोगे तो एक ही डेफिनेशन बनेगी। तो एक डार्क दूसरी डार्क से, कंसेक्टिव ये वाली, ये नहीं कि ये वाली किसी और वाली से नहीं, कंसेक्टिव फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस आता है डार्क से डार्क तक का या ब्राइट से ब्राइट तक का, इस वाले डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग। आसान से वर्ड्स में आपके सामने लिखा हुआ है, और इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट? फ्रिंज स्पेसिंग। दिस इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज विड्थ। इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक भी हमेशा की तरह मुझसे समझ आ गया होगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शुरू से स्टार्ट किया, लंबा टॉपिक है, दैट्स व्हाई टाइम लगा खत्म होने में। बिल्कुल हिस्ट्री से स्टार्ट किया, कहां से कहानी स्टार्ट हुई, फिर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कहानी स्टार्ट हुई, इंट्रोडक्शन लिखा, डायग्राम्स बनाई दो अलग अलग किस्म की, स्कीमेटिक डायग्राम अलग बनाई, फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन की डायग्राम अलग बनाई, ये वाली क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन की। इससे हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा, नए नए फॉर्मूला पढ़े, ठीक है, सारी डेरिवेशंस करने के बाद, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला पढ़कर इस वाले टॉपिक को खत्म कर दिया। और याद रखिएगा, इन दी एंड कंक्लूजन इसका यही रहेगा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये पॉइंट मैं आपको शुरू में लिखवा चुका हूं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शोज व्हाट द वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी कि वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करता है, शो करता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम लाइट की वेवलेंथ को भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फ्रिंजेस बनती हैं स्क्रीन पर, उनकी विड्थ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एल हमें पता होता है, डी हमें पता होता है, और अननोन वेवलेंथ, अगर हमें वेवलेंथ नहीं पता लाइट की तो हम यहाँ से वेवलेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एनी लाइट, द वेवलेंथ ऑफ गिवन लाइट, ठीक है। तो ये था हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। और बीच में मैंने आपको इंटरफेरेंस का थोड़ा सा हवाला दिया, बताया, छोटा सा पाथ डिफरेंस का एक, हाँ, पाथ डिफरेंस को थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको बताया कि कैसे फॉर्मूला बनता है, कैसे फॉर्मूला नहीं बनता, ठीक है जनाब। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।